आइए दोस्तों, आज मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सजेशन। सजेशन का तात्पर्य क्या होता है? सुझाव। आज सजेशन पर हम चर्चा करेंगे। यह बहुत इजी टॉपिक होता है, लेकिन लोगों के समझ से परे हो जाता है। सजेशन और सुझाव ये दोनों चीजें कैसे एक हैं? फिर एडवाइस और सलाह, ये टॉपिक क्या होता है? एडवाइस को मैं पढ़ा चुका हूं, एडवाइस को आपने देखा होगा। तो अब सजेशन को भी देखिए, सजेशन किस तरह से काम करता है। क्या सजेशन और एडवाइस में कोई डिफरेंस है? हाँ, बहुत मामूली डिफरेंस है, नथिंग, यानी नहीं के बराबर। फिर भी इन वाक्यों पर, यानी सजेशन पर कुछ वाक्य एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इनको भी समझना जरूरी है और एडवाइस के रूल्स को भी समझना बेहद जरूरी है। तो आइए हम इसके रूल पर चर्चा करेंगे और सजेशन वाले वाक्य क्या किसी और रूल पे भी बन सकते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम सजेशन के फर्स्ट रूल, जो कि अफर्मेटिव पे आधारित है, उसको देख लें। आइए, तो जो सजेशन पर पहला रूल हमारा काम कर रहा है कि पहले हम ऑब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसे हम पहले ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? शुड बी लिखेंगे। शुड बी लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद जो बचता है लास्ट में वैसे उतार देंगे। पहले सेंटेंस को देखिए, क्या कह रहा है? लव योर कंट्री। सजेशन का मतलब लव योर कंट्री यहां क्या है? अपने देश से प्रेम करो। फिर भी हमारे देश में या अन्य किसी भी देश में क्या सभी लोग प्रेम ही करते हैं? अगर प्रेम करते तो टेररिस्ट कहां से पैदा होते? फिलहाल आगे हम देखें, लव योर कंट्री, तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या मिल रहा है? योर कंट्री। तो योर कंट्री को हम पहले लिख लेंगे, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हो जाएगा योर कंट्री। योर कंट्री हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया। उसके बाद हमें क्या लिखना है? शुड बी। योर कंट्री शुड बी, शुड बी। अब हमने ऑब्जेक्ट भी लिख लिया। यहां पे जो शुड बी, यानी जो स्पेशली सजेशन के लिए आता है, मैंने उसे भी लिख लिया। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी लव। लव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? लव्ड। योर कंट्री शुड बी लव्ड। इस तरह से हमारा यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, हेल्प द पुअर। पुअर का मतलब गरीब लोग, यानी गरीबों की हमें सहायता करनी है, गरीबों की हमें मदद करनी है। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारियों पर है, हम मदद करें या न करें, ये सिंपल सा फंडा है। लेकिन फिलहाल ऐसी चीजें ही सजेशन के तहत आती हैं, एक प्रकार के सुझाव के ही तहत आती हैं, तो हमें उनकी क्या करनी है? मदद करनी है। हेल्प द पुअर, हम मदद करें या न करें ये तो अलग मैटर है। तो यहां पर हमें ऑब्जेक्ट क्या मिल रहा है? द पुअर। द पुअर को हमें क्या करना है? पहले ले लेना है, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में द पुअर। उसके बाद शुड बी, द पुअर शुड बी। हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है? यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो लिखेंगे हेल्प्ड। द पुअर शुड बी हेल्प्ड। कितना सिंपल है इसको चेंज करना। ऐसे एग्जाम में भी आ जाते हैं। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करो, आदर करो, ऐसा कहा जाता है। अभी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आप अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं करते हो, वही सजेशन के तहत आता है। तो रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यानी योर एल्डर्स आपको मिल जाता है यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में। क्या हो जाएगा? योर एल्डर्स, योर एल्डर्स शुड बी, क्या होगा? शुड बी। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। क्या? रिस्पेक्टेड। अब अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, स्पीक द ट्रूथ। स्पीक माने बोलो, द ट्रूथ माने सच, सच बोलो। क्या किसी को सच बोलने के लिए बाध्य कर सकते? अगर बाध्य कर सकते तो वह सेंटेंस ऑर्डर पे चला जाएगा। तो यहां पे क्या है? प्रेम से कहा जा रहा है सच बोलो, तो प्रेम की भाषा में सजेशन आता है। तो स्पीक द ट्रूथ, इसको ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऑलवेज को मैंने हटा दिया है, केवल स्पीक द ट्रूथ को रखा हुआ कि आप इसको इजीली समझ सकें। स्पीक द ट्रूथ, तो क्या हो जाएगा? द ट्रूथ हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द ट्रूथ, द ट्रूथ शुड बी,
द ट्रूथ शुड बी, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, द ट्रूथ शुड बी स्पोकन। वैसे भी हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सच ही बोलें। लास्ट सेंटेंस को देखें, हेल्प द नीडी, हेल्प यानी मदद करो किसकी, द नीडी, नीडी माने जरूरतमंद लोगों की। भाई हम मदद करें या न करें ये नैतिक जिम्मेदारी पे डिपेंड करता है, इसलिए यह सजेशन के तहत आता, आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आप क्या करो, द नीडी यानी जरूरतमंदों की मदद करो। हेल्प द नीडी, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट द नीडी, तो उसके बाद हेल्प, तो इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस द नीडी, द नीडी हमने लिख लिया। उसके बाद शुड बी, द नीडी शुड बी, हेल्प इसका थर्ड फॉर्म होगा हेल्प्ड, द नीडी शुड बी हेल्प। इस तरह से हमने इन सभी सेंटेंस को एक सिंपल रूल में शुड बी का प्रयोग करके यानी सजेशन के तहत हमने हल किया। अगर हम इसके आगे अभी निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, उसके बाद हमें इसे और भी कुछ टॉपिक से बताएंगे कैसे इसको अन्य रूल्स में हल कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम निगेटिव सेंटेंस को भी देख लें, इसके किस प्रकार से निगेटिव सेंटेंसों को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो यहां पर शुड नॉट बी यानी नॉट जो है शुड और बी के बीच में आ जाएगा, बाकी सेम वैसे रूल्स रहेंगे। लेकिन ये डू नॉट जो है, डू नॉट को हम डू को हटा देंगे यानी केवल नॉट वर्ग को हम यहां पर रखेंगे, ये माइंड में रखिए। तो पहले वाक्य देखें, डू नॉट इंसल्ट द वीक, वीक माने कमजोर लोग यानी कमजोर लोगों का अपमान न करो। तो क्या हो जाएगा, इसको जो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ले लेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में द वीक, शुड नॉट बी, डू नॉट को नॉट में यहां रख देंगे बीच में, द वीक शुड नॉट बी, द वीक शुड नॉट बी। अब यहां पे देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए तो इंसल्ट है, तो इंसल्ट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड, द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, डू नॉट हेट योर नेबर्स, नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी, तो अपने पड़ोसियों से नफरत मत करो यानी प्रेम करना चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, योर नेबर्स यानी तुम्हारे पड़ोसी से यानी तुम्हें अपना क्या करना है, योर नेबर्स शुड नॉट बी, हेट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेटेड, योर नेबर्स शुड नॉट बी हेटेड। इस सेंटेंस को देखें, डू नॉट टीज द एनिमल्स, टीज मीन्स क्या होता है भाई, तंग करना, परेशान करना, छेड़ना। डू नॉट टीज द एनिमल्स, अब यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द एनिमल्स शुड नॉट बी, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टीच्ड, द एनिमल्स शुड नॉट बी टीच्ड। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। यहां पे दो सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ देता हूं कि इसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं देखता हूं आप कर लेते हैं नहीं। जैसे आई डोंट टेल अ लाई, फिर आई डोंट इंसल्ट द पुअर, इन दोनों वाक्यों का जो है रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए हम इसमें कुछ जो बातें हमने शुरू में बताया कि किस प्रकार से इसको और भी तरीके से हल कर सकते हैं, तो एक सेंटेंस मैं देता हूं, इस सेंटेंस को आइए हम हल करते हैं। एक सेंटेंस है, हेल्प द हेल्पलेस का क्या मतलब होता है, असहाय। तो सेंटेंस क्या कर रहा है, हेल्प द हेल्पलेस यानी असहाय लोगों की मदद करो। अब इसको किस किस तरीके से हम हल कर सकते हैं, ये भी सजेशन पे डिपेंड सेंटेंस है। तो आइए हम इसको कैसे कैसे हल कर सकते हैं। इसमें आप पहले ऑर्डर के रूल लगा लो। कौन सा रूल लगा लो, ऑर्डर के रूल लगा लो। तो ऑर्डर का रूल क्या कहता है, लेट द, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लेट के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, लेट द हेल्पलेस बी, हेल्प का कौन सा फॉर्म लिखेंगे भाई, थर्ड फॉर्म, लेट द हेल्पलेस बी लेट द हेल्पलेस बी हेल्प। इन सेंटेंस को भी इस तरह से हम बना सकते हैं।
लेकिन अगला भी रूल देख लें हम। इसके बाद हम एडवाइस के रूल लेते हैं। एडवाइस के रूल पे भी इसे बनाए। तो एडवाइस का रूल क्या कहता है? एडवाइस का रूल क्या कहता है? यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द हेल्पलेस। हेल्प द हेल्पलेस, ये हमारा एडवाइस के रूल पे बन गया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। यू आर एडवाइज टू हेल्प द हेल्पलेस। अब हमने ऑर्डर पे बना लिया, एडवाइस पे बना लिया, आइए हम सजेशन के रूल पे बना लेते हैं। सजेशन के रूल पे भी देख लेते हैं हम। तो यहां पे क्या होगा? द हेल्पलेस। ऑब्जेक्ट हम पहले लिखेंगे, यहां पर रूल आपको पता है, ऑब्जेक्ट पहले लिखना है। द हेल्पलेस, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का रूल लगाएंगे। द हेल्पलेस शुड बी, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा? हेल्प्ड। द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड। अब आप ध्यान से देखें, रूल तो यह सेंटेंस तो हमारा अफर्मेटिव का है, एक्टिव वॉइस। अब यह चाहे सेंटेंस सजेशन का हो, चाहे सेंटेंस एडवाइस का हो, चाहे यह सेंटेंस ऑर्डर का हो, लेकिन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, इसलिए हमें इन सभी वाक्यों को तीनों रूल पर हमें याद रखना होगा। क्योंकि यह रिक्वेस्ट वाले रूल में तो जाना नहीं है, क्योंकि प्लीज और काइंडली का मैटर है, ये तो वहां जाना नहीं है, लेकिन इन तीनों रूलों पर यह आ सकता है एग्जाम में, इसलिए हमें इन तीनों रूलों पे याद रखना चाहिए, तीनों रूल से, यानी एक भी मिस हमें नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए सेंटेंस सही आ गया आपका पैसिव वॉइस में, अब वहां पर यह आंसर लिख दिया, मैं आपको सजेशन बता रहा हूं, सजेशन पर न लिखकर इसका रिप्लाई 4 ऑप्शन आता ही, आप अच्छी तरह जानते हो, उसमें यह लिख दिया, तब क्या करोगे? अरे नहीं, ये तो नहीं था, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। आपका यह आ गया तो यही उत्तर आपका सही होगा। अगर मान लीजिए यह नहीं है, यह आंसर आ गया, यू आर एडवाइज टू हेल्प द हेल्पलेस, तब यह आंसर होगा सही आपका, क्योंकि इन तीनों में से कोई ना कोई एक सही आंसर उसमें मिलेगा ही मिलेगा, चाहे इस पे मिले, चाहे इस पे, चाहे इस पे, तीनों में से कोई ना कोई एक मिलना तय है। इसलिए हमें तीनों रूल को माइंड में रखना चाहिए। एग्जाम में क्या, एग्जाम में किसी प्रकार की जितने भी डेंजरस क्वेश्चंस हैं वही आजकल पूछे जा रहे हैं, चाहे उसे रूल तोड़ो, चाहे नियम कानून तोड़ दो, ये माइंड में रखिए। इस तरह से दोस्तों मैं समझता हूं आपके सब कुछ समझ में आया होगा, और इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।